नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है परिणाम सीरीज, दिल्ली पुलिस स्पेशल को लेकर के, आपको उसमें मैं जीएस वाले पोर्शन के आर्टिकल कंप्लीट करा रहा हूं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक डर बैठा रहता है कि हमारे आर्टिकल से क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, एक एक आर्टिकल में आपको सारे आर्टिकल करा रहा हूँ, 395 के 395। ठीक है, अभी तक हमने 123 आर्टिकल तक किए थे। ठीक है, अब भाग 6 चलेगा, न्यायपालिका से संबंधित जो है संघ की। अब आपको ध्यान क्या करना है, यहाँ पर जिस भी आर्टिकल को मैं मार्क कर दूं, उस आर्टिकल को आपको 1 से 2 बार जरूर देखना है। ठीक है, जिस आर्टिकल को मैं मार्क कर दूं, उस आर्टिकल को 1 से 2 बार आपको जरूर देखना है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। बार बार देखना है, 2-3 बार 4 बार आपको देखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने उस पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संघ की न्यायपालिका अध्याय 4। ठीक है, अब संघ की न्यायपालिका के बारे में बात कही गई है। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था कि भाग 6, भाग 6 नहीं है, अध्याय 4 है। ठीक है, भाग 6 नहीं है, अध्याय 4 है। तो इसमें 1 to 4 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। यानी उच्चतम न्यायालय, हमारे 2 न्यायालय होते हैं, एक उच्च न्यायालय और एक उच्चतम न्यायालय। कंफ्यूज मत होना, उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होता है। कई बार क्या किया जाता है कि हाई कोर्ट की, एक ही हाई कोर्ट को उसके क्षेत्र का विस्तार कर दिया जाता है अन्य राज्यों में भी। जैसे कि गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में पड़ता है, असम की राजधानी है। ठीक है, दिसपुर उसी के पास में पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें कई सारे आर्टिकल हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा 1 to 4 क्या कहता है, हमारा उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन और उसकी स्थापना। 1 to 4 वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसको। ठीक है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना इसको। 1 to 5 क्या कहता है, न्यायाधीशों के वेतन आदि। न्यायाधीशों, जो भी हमारे जज होंगे, उनके वेतन आदि भत्ते जो भी मिलेंगे वो 1 to 5 में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या क्या मिलेंगे, उनको क्या क्या वेजेस मिलते हैं, वो सारे आपको पता होगा। किसमें, 1 to 5। जैसे कि सपोज दैट आपको पता होगा कि न्यायाधीशों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी उनके कार्यकाल के भीतर। ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी उनके कार्यकाल के भीतर। दूसरी बात, वेतन, केवल वेतन ही नहीं, वेतन भत्ते में भी कटौती नहीं की जाएगी। दूसरी बात, एक और ध्यान कर लेना, न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, उससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा कभी कभी क्या, इसी में आर्टिकल में जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे तो मैं बताऊंगा। 1 to 5 में क्या कहता है, न्यायाधीशों के वेतन आदि है। 1 to 6 क्या कहता है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। टेम्परेरी, जैसे अगर जज नहीं है, ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में कोई टेम्परेरी जो न्यायाधीश बनेगा, तो उसके लिए क्या नियुक्ति होगी। ठीक है, क्या योग्यता, उसको कैसे नियुक्त किया जाएगा। तो 1 to 6 इंपोर्टेंट है, ध्यान कर लेना। ये तीनों आर्टिकल, ये स्लाइड, आप पूरी स्लाइड ही आपके लिए इंपोर्टेंट है। 1 to 4 उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1 to 5 उनके वेतन आदि, वेतन भत्ते। 1 to 6 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी टेम्परेरी जो जज होंगे उनके लिए नियुक्ति। 1 to 7 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आप कहेंगे सर ये तदर्थ न्यायाधीश और टेम्परेरी न्यायाधीश में क्या अंतर है। तदर्थ न्यायाधीश ऐसे न्यायाधीश होते हैं जिन्हें कुछ समय के लिए लिया जाता है फिर हटा दिया जाता है, एक विशेष प्रायोजन को लेकर। जैसे कि जजों पर बर्डन आ गया, यानी काम का बर्डन ज्यादा आ गया। ठीक है, मुकदमों ज्यादा लंबित है और उनको सुना जाना आवश्यक है कुछ उसमें, तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तो उनकी भी सेवाएं ले ली जाती हैं, उन्हीं को बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, कुछ विशेष प्रायोजन को लेकर के। अब 1 to 8 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। यानी कि उच्चतम न्यायालय की जो बैठकें होती हैं उनमें रिटायर्ड जज भी उनमें बैठेंगे, उपस्थित होंगे। तो वो किसमें है, 1 to 8 में। तो आपको ये स्लाइड पूरी अच्छी से दिमाग में बैठा लेनी है। 1 to 5 सुप्रीम कोर्ट, 1 to 5 सुप्रीम कोर्ट के वेतन। ठीक है, 1 to 6 कार्यकारी न्यायमूर्ति टेम्परेरी, 1 to 7 तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, तो ध्यान कर लेना इनको। अब आता है 1 to 9 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। देखिए हमारे पास में 2 कोर्ट ऐसी हैं जिनको, जो अभिलेख हैं, अभिलेख न्यायालय में आती है। जैसे कि अभिलेख न्यायालय का मतलब है उन्होंने कोई भी चीज, कोई ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर अपने आप में ही एक अभिलेख बन जाता है। ठीक है, लैंडमार्क हो जाता है जजमेंट।
सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना ऑर्डर दिया ना, और सेम उसी तरीका का वाद कोई निचले अधीनस्थ न्यायालय में है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय भी फैसला देते हैं। ऐसे ही अभिलेख न्यायालय, हाईकोर्ट भी एक अपने आप में अभिलेख न्यायालय है। तो जितने भी हमारे जिला न्यायालय या अन्य न्यायालय होते हैं, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश देते हैं। ठीक है, तो अपने आप में ही अभिलेख बन जाता है वो हाईकोर्ट का दिया हुआ ऑर्डर या फिर सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर, तो अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय है। 129 130 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, दिल्ली होगा। ठीक है, दिल्ली में गठन है इसका, तो 130 दिल्ली है उच्चतम न्यायालय। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, स्टार्टिंग में कहाँ तक था, तो सुप्रीम कोर्ट का कहाँ है, संपूर्ण भारत पे। संपूर्ण भारत मीन्स संपूर्ण भारत, भारत का कोई आइलैंड भी है ना कहीं पर भी, तो वो संपूर्ण भारत में आता है। ठीक है, 131 निरसन हो गया, कुछ नहीं है। 132 क्या कहता है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील जो की जाती है उच्चतम न्यायालय में, उसको लेकर के 132 है। 133 क्या कहता है, उच्च न्यायालय में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, यानी मामले हमारे दो तरीका के होते हैं, आपको बता दूंगा, एक दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी मतलब सिविल, ठीक है, फौजदारी मतलब क्रिमिनल। ठीक है, दीवानी और फौजदारी, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, अब दोनों में क्या होता है कि अगर कोई उच्च न्यायालय से यानी हाई कोर्ट से कोई ऐसा जाता है मामला सिविल का, तो उस पर सुनवाई का अधिकार किसको है, उच्चतम न्यायालय को है। तो वो जो विशेष अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, उसी के संबंध में है ये आर्टिकल 133। ठीक है, 134 क्या कहता है, दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, यानी यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर कैसा है, उच्चतम न्यायालय की अपीली दांडिक उसमें, जैसे कहीं पर किसी को पनिश किया गया है क्रिमिनल उसमें, तो जो सुप्रीम कोर्ट को पास में अपील कर सकते हैं हम, वो कहां पर है, 134 में। क्लियर हो रही है ना एक एक आर्टिकल, तो दिमाग में बैठाते चलना। 134 ए क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 134 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, अपील करनी है तो उसमें जो आपको प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना, ये नहीं पूछा जाएगा। तो 134 और 135 तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें भी जो पूछा जाएगा इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूं, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, सिविल वाले मामले ऊपर तक के 134 135 आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं 136, एक 143 भी याद रखना, आएगा आगे अगली स्लाइड में आएगा। 143 सभी को याद है, 143। 136 क्या कहता है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अगर आपको अपील करनी है किसी मामले पर, ठीक है, कोर्ट की ना एक कार्रवाई बहुत जटिल होती है, हम लोग समझते हैं कि ये सारी चीजें ऐसे सिंपली आसानी से चली जाती है, ऐसा नहीं होता। आपको अगर अपील भी करनी है ना, तो उस अपील के लिए एक इजाजत लेनी पड़ेगी, विशेष इजाजत। जैसे अभी डॉग लवर्स का मामला चला, ठीक है, या कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता है, या अन्य किसी कोर्ट ने दिया है जजमेंट, या श्वेता संज्ञान के थ्रू वो देख लेता है, तो और अपील करनी है आपको उसमें, तो वो विशेष इजाजत है यहाँ पर। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने श्वेता संज्ञान लेकर के डॉग्स को क्या किया गया था कि उनको बैन किया गया, इनको जो गली में और जो आवारा कुत्ते हैं उनको क्या किया जाए, बंद करके एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए, उनको मतलब फैसिलिटेट किया जाना चाहिए उनको अलग अलग सुविधा। तो डॉग लवर्स स्ट्राइक करने लग गए। अब जब स्ट्राइक कर रहे थे तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, उस अपील को एक इजाजत लेनी पड़ेगी, विशेष इजाजत, तो वही है 136। 137 क्या कहता है, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन, यानी अगर कोई जजमेंट दिया है, ठीक है, कोई निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उनका रिव्यू करना। सपोज दैट आप उससे संतुष्ट नहीं है तो एक पिटीशन और डाल सकते हैं कि एक बार इसका रिव्यू कर लीजिए। वो सिंगल बेंच ने दे दिया तो आप डबल बेंच गए, डबल बेंच से आप फिर सीजीआई वाली बेंच में गए और वहां पर भी आप संतुष्ट नहीं है, तो उसको रिव्यू डालने के लिए जो आपका शक्ति है आप कर सकते हैं, वो ही है 137 क्या, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। सपोज दैट किसी मामले में मैंने किसी को अभी एक चांटा मारा, उस टाइम पर सजा थी 3 वर्ष की, तो मुझे 3 वर्ष की सजा हुई, ठीक है, और सेम कुछ समय बाद किसी अन्य पर्सन ने एक व्यक्ति को चांटा मारा, उसको सजा दे दी गई 7 वर्ष की। तो वहां पर क्या होता है कि अपील कर ली जाती है और फिर उसकी अपने ही फैसले को
रिव्यू करने के लिए उसको बोल देते हैं रिव्यू, पुनरावलोकन, यानी दोबारा से देखना, क्योंकि वो दूसरे वाले मामले में सेम 3 साल का था, दिया गया था। ठीक है, तो उस मामले को देख लिया जाता है। 137 आर्टिकल 138 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, इसमें अभिवृद्धि, इसी का फायदा उठाते हैं कई बार। और आपको मैं बता दूं, हमारे संविधान का गारंटर और रक्षक भी कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, हमारे संविधान का गारंटर और रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। हमारे मूल अधिकार का गारंटर और रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, जो फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं। अगर उनमें कोई भी ऐसी चीज आ जाती है कि हमारे फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन हो रहा है, तो हम सीधे कहां? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 को पकड़ करके हम सीधे 226 को पकड़ करके हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अब आपको मैं बताता हूं उसकी अधिकारिता में वृद्धि। कई बार क्या होता है कि कोई आदेश, कोई स्वतः देख लिया, कोई ऐसा मामला आ गया कि उस पर उसको सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस पर कानून बनना चाहिए और इंस्टेंट बनना चाहिए, कल से ही लागू हो या आज से ही लागू हो, तो उसमें क्या करता है? स्वतः ही एक ऐसा आदेश पारित कर देता है कि वो अपने आप में कानून हो जाता है, तो वो उसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। जबकि कानून बनाने का काम किसका है? कानून बनाने का काम किसका है? बताइए। सदन, सदन का। ठीक है ना, संसद का। ठीक है, संसद का। अब आते हैं 139, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कुछ रिट निकाल सकती है संसद, सॉरी उच्चतम न्यायालय। 139 ए क्या कहता है? कुछ मामलों का अंत्यकरण। कुछ मामलों का अंत्यकरण, जैसे कोई विशेष मामले आ जाते हैं, उनको आत्मसात करना, उनको बताना कि हाँ ये है, पूछा नहीं जाएगा, नहीं पूछा जाने वाला ये। 140 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियां, ये भी नहीं पूछा जाएगा। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकरण होना, ये है इंपोर्टेंट। यानी जो उच्चतम न्यायालय ने कुछ भी कहा ना, कोई भी आदेश दिया और कोई भी विधि, कोई भी कानून बना दिया, तो वो सारे न्यायालय उसको फॉलो करेंगे। उच्चतम न्यायालय में कोई कानून बना दिया कि जज अपने पर्सनल रिलेटिव की शादी को छोड़कर बाकी और किसी शादी को अटेंड नहीं करेंगे, तो वो सभी न्यायालयों पर लागू है। सभी न्यायालयों को के जितने भी जज हैं वो सभी को माननी पड़ेगी वो बात। ठीक है। 141 142 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की डिक्री। कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिग्री दी है, उच्चतम न्यायालय बोल रहा हूँ, उच्च न्यायालय नहीं बोल रहा मैं अभी, उच्चतम न्यायालय संघ का न्यायालय। और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, ये 142 में कही गई ये बात, नहीं पूछा जाएगा। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसको आप जितनी बार भी आप यहाँ पर लिखे ना, वेरी 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 इंपोर्टेंट, आप उतनी बार लिख लो। 143 इसका मतलब कुछ और भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 143 जानते हैं, यूथ है सभी जानते होंगे, कॉमन सा है, ज्यादातर चलता रहता है। तो 143 क्या कहता है? हमारे सचिन भैया हंस रहे हैं इसी बात पे, है ना, क्योंकि इन्होंने काफी यूज किया है 143 कोडिंग में। जब कभी क्लास में बैठे होते हैं ना, तो बस ऐसे ही इशारा करते है ना, और 3 का पता नहीं कुछ बनाते होंगे, मुझे नहीं पता, ऐसे बोल देते होंगे 3। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा ऐसे इशारे करते हैं, तो 143 से आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और बैठ भी गया होगा। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देने की जो उच्चतम न्यायालय ना परामर्श देता है, वो 143 में है पावर। कई बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखना 144 क्या कहता है? सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जो भी सिविल के मामले हैं और न्यायिक हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। 144 नहीं पूछा जाएगा। 144 ए निरसन हो गया है। न्यायालय के अन्य नियम जो है वो 145 में है, नहीं पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस वालों को नहीं पूछा जाएगा। अब कभी से और भी कोई क्लास देख रहा हो तो वो ये मत सोचना कि इसको बोल दिया कि नहीं पूछा जाएगा। अन्य क्लास में पूछा जा सकता है, किसी भी उसमें एग्जाम में, लेकिन दिल्ली पुलिस वगैरह में ये नहीं पूछा जाएगा। जिसमें जो पूछा जाएगा वो बता रहा हूं मैं केवल। 146 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी होंगे, जो सेवक होंगे, उन पर व्यय क्या होगा? जो खर्चा होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग होते हैं, आ सकता है एक बार को पूछ लिया जाए, कई बार फंसाने के लिए दे देता है जब पेपर को कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता है, अदरवाइज ऐसा पूछता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आर्टिकल्स मैं ये क्यों लेकर के आया हूँ, एक 15-20 मिनट की ना रैपिड वीडियो में आपको पूरा एम लक्ष्मीकांत या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनका समराइज हो जाएगा। आपको पढ़ने में ये नहीं है कि पूरी आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए 4 महीने 3 महीने लगे। आप 1 से 2 बार वीडियो देखो, जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वही आने हैं, और आप जाकर के पेपर में बैठ जाना, निश्चित तौर पर इनसे अलग आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा, मैं जो जो इंपोर्टेंट बताता हूँ। ठीक है, अब आता है
निर्वचन 147 नहीं पूछा जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये अध्याय 5 में कही है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं हम। ये इंपोर्टेंट, ये पूछा जाता है। ये तो कई बार जो स्टेट एग्जाम होते हैं ना, स्टेट के, चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर अन्य स्टेट की किसी पुलिस का एग्जाम हो, उनका सबसे पसंदीदा क्वेश्चन यही है, वो इसी में मिल जाते हैं बच्चों को। इसके 148 डालेंगे और एक 78 डालेंगे अटॉर्नी जनरल वाले। तो क्या होता है कि 148 क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, 148 वेरी 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 इंपोर्टेंट। कैग, सीएजी जिसको बोल देते हैं, अभी हमारे करंट पे सीएजी कौन है? कौन है सीएजी? संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति। ठीक है, संजय मूर्ति जी हमारे सीएजी हैं। संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई गवर्नर। ठीक है, जो अभी हमारे नए बने। किसकी जगह लिया उन्होंने? शक्तिकांत दास की। और शक्तिकांत दास कौन बन गए अब हमारे? प्राइम मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर। ये थोड़ा करंट के भी इफेक्ट अपने साथ जोड़ करके चला करो, आपको सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। 149 क्या कहता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां 149 में कही गई है। 148 दिमाग में बैठा लेना। 148 100%, 100%, 4 से 6 बार 10 बार देख लेना। 148 सीएजी, 148 सीएजी, 148 सीएजी। इसके कोई कोडिंग वगैरह बना लेना। सीएजी, कैग। 150 क्या कहता है? संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप क्या होगा? 151 कहता है संपरीक्षा प्रतिवेदन के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे इसमें। भाग 6, भाग 6 आता है राज्य। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, भाग 6 को हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक बने रहिए, क्लास को कंप्लीट कीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।